हेलो गाइस, आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास में पढ़ेंगे मुगल वंश में शाहजहां के बारे में, जो कि जहांगीर के पुत्र थे। आइए सीखते हैं, लेट्स लर्न। देखिए, जहांगीर के बाद शाहजहां का टाइम पीरियड है 1628 से 1658 ईस्वी में। ठीक है, इसके पहले जहांगीर का शासनकाल था। जहांगीर ने 1627 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, तो जो 1627 ईस्वी तक शासन किया था, 1627 ईस्वी तक जो शासन किया था, तो 1627 से लेकर 1627 में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। तो 1627 से लेकर 1628, ये एक साल का जो गैप बता रहा है, ये गैप क्यों है, इस वीडियो के अंतर्गत हम समझेंगे। ठीक है, कि जहांगीर और शाहजहां इनके बीच में भी किसने शासन किया था अल्प समय के लिए, थोड़े समय के लिए। चलिए आइए सीखते हैं, लेट्स लर्न। शाहजहां का टाइम पीरियड 1628 से लेकर 1658 ईस्वी में। किसी किसी बुक में मिलता है कि 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक, और किसी किसी बुक में मिलता है कि 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक। सभी बुक्स की अलग अलग मान्यताएं हैं। ठीक है, तो हमें ये ज़्यादा सटीक लगा, इसलिए हमने यहाँ पे इसको नोट डाउन किया है कि शाहजहां का टाइम पीरियड 1628 से लेकर 1658 ईस्वी तक। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था, और इनके पिता जहांगीर और माता जगत गोसाई जोधाबाई, इनकी माता को भी कहते थे वैसे जगत गोसाई, जो इनकी माता थी वे मेवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री थी। ठीक है, उन्हीं की पुत्री का नाम था जगत गोसाई, जो कि इनकी माता थी। और शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम पड़ा था। ठीक है, शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था, और ये अपने शहजादे वाली आयु में दक्षिण भारत अहमदनगर पर विजय प्राप्त किए थे। तो इसी उपलक्ष्य में जहांगीर ने इनका नाम मतलब खुर्रम से शाहजहां कर दिया था। ठीक है, इनको उपाधि थी शाहजहां की। आइए देखते हैं, इनके बचपन का नाम खुर्रम, पिता जहांगीर, माता जगत गोसाई। आप लोग अगर जहांगीर वाला वीडियो देखेंगे तो यार अच्छे से समझ में आएगा शाहजहां वाला। ठीक है, इनका जन्म लाहौर में 5 जनवरी 1592 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म, शाहजहां का जन्म लाहौर में। ठीक है, और जहांगीर का मकबरा लाहौर में। हमने ट्रिक भी बताया था ना। राज्याभिषेक 24 फरवरी 1628 ईस्वी में। शाहजहां का राज्याभिषेक होता है 1628 ईस्वी में। उसके बाद राज्याभिषेक के समय उपाधि, बहुत लंबा चौड़ा उपाधि इन्होंने लिया है राज्याभिषेक के समय, अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किराने सानी था। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि राज्याभिषेक के समय शाहजहां ने कौन सी उपाधि ली थी, तो वो पूरा तो नहीं याद हो सकता है, तो इसका लास्ट वाला थोड़ा सा याद रखेंगे। किराने सानी, मोहम्मद साहिब किराने सानी, अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किराने सानी था। सबसे चर्चित पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम 1612 में। इन्हीं को मुमताज महल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनकी कई वैसे तो थी कई पत्नियां, लेकिन इसमें से भी सबसे चर्चित पत्नी थी अर्जुमंद बानो बेगम, जो कि नूरजहां के भाई आसफ खां की बेटी थी। नूरजहां के भाई थे आसफ खां, उनकी बेटी थी अर्जुमंद बानो बेगम, जो कि शाहजहां की पत्नी थी। आसफ खां ने अपनी बेटी का विवाह शाहजहां से करा दिया था, क्योंकि वो चाहता था कि शाहजहां ही अगला शासक बने, और इसमें शासक बनने की योग्यता भी थी। ठीक है, तो अर्जुमंद बानो बेगम आसफ खां की बेटी थी, और 1612 में शाहजहां का विवाह उसे आसफ खां करा देता है, अपनी बेटी का विवाह। और ठीक एक साल पहले 1611 ईस्वी में नूरजहां का विवाह होता है जहांगीर के साथ, और एक साल बाद उसकी बेटी का भी विवाह होता है किसके साथ, अर्जुमंद बानो बेगम के साथ। ठीक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग बना के पढ़ेंगे, अच्छे से समझ में आता जाएगा। उसके बाद इसके जो अर्जुमंद बानो बेगम थी, उनसे कुल 14 बच्चे हुए थे, जिसमें से 7 की मृत्यु हो गई थी और 7 ही बच्चे थे। उन 7 में से 4 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी। आइए देख लेते हैं। 4 पुत्र थे, दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श और शाह शुजा। सबसे बड़े दारा शिकोह, फिर औरंगजेब, मुराद बख्श और शाह शुजा। और 3 पुत्रियां थी, जहां आरा, रोशन आरा, गौहन आरा। बाद में जब उत्तराधिकार के लिए इनमें जो है युद्ध होता है, इनके चारों पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए, मतलब अगला शासक कौन बनेगा, तो हमने इसलिए सीरियल वाइज लिखा है कि दारा शिकोह का समर्थन किया था जहां आरा ने। और इनके पुत्र पुत्रियों में बात करें तो इनके पुत्र पुत्रियों को मिलाकर सबसे बड़े में आती हैं जहां आरा। सबसे बड़ी यही थी, पुत्री थी इनकी जहां आरा। उसके बाद दारा शिकोह के जो विचार थे, देखिए हमारे विचार जिनसे मिलते जुलते हैं, हम उन्हीं के तो सपोर्ट में रहते हैं, और चाहे जितने हमारे क्लोजेस्ट होते हैं, जहाँ विचार नहीं मिलता वहीं मतभेद होता है। तो ठीक है, तो जहाँ दारा शिकोह का समर्थन किया था जहां आरा ने। ठीक है, औरंगजेब का समर्थन किया था रोशन आरा ने, और मुराद बख्श का समर्थन किया था
गौहन रानी, जबकि जो सबसे छोटा था शाह शुजा, उसके समर्थन में उसकी कोई भी बहन नहीं थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मेवाड़ विजय, शासक अमर सिंह से संधि। इसके शाहजहाँ के कुछ विजय के बारे में देख लेते हैं। स्टार्टिंग के मतलब शहजादे जब बने थे तब उसकी पहले की। तो मेवाड़ विजय, शासक अमर सिंह से संधि हो जाती है और दक्षिण विजय अहमदनगर को जीत लेता है। ठीक है, तो यहीं पर जो जहांगीर थे इनके पिता, जब अहमदनगर को जीत कर आते हैं ये, तो जहांगीर क्या करते हैं, इनको खुर्रम से शाहजहाँ की उपाधि दे देते हैं। तब से इनको शाहजहाँ जाने लगा। ठीक है, और एक बात और हम समझ लेते हैं कि जब 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है, तो थोड़ी सी कहानी स्टोरी समझ लेते हैं। जब 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु होती है, तो उस समय संजोग से कि आगरा और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में ये शाहजहाँ मौजूद नहीं रहता है। ठीक है, शाहजहाँ का एक भाई भी था शहरयार, जो कि जहांगीर की एक दासी पत्नी से समझ लीजिए विवाह नहीं हुआ रहता है, तो तब भी उसका एक पुत्र होता है शहरयार। हमने पिछली वीडियो में सब कुछ बताया है। तो शहरयार भी वहाँ पर संजोग से मौजूद नहीं रहता है। ठीक है, और ना ही ये मौजूद होता है शाहजहाँ। तो ऐसे में दरबारियों ने निशाना साधते हुए जो खुसरो था, स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था ना, खुसरो, जिन्होंने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव से जाकर आशीर्वाद लिया था खुसरो ने, और विद्रोह कर दिया था जहांगीर के खिलाफ। तो खुसरो की दोनों आंखें निकलवा कर उसे कठोर दंड देते हुए उसे सजा सुनाया गया था। उसी खुसरो के सबसे बड़ा पुत्र था एक दाबर बख्श। ये सबसे बड़ा पुत्र खुसरो का था दाबर बख्श। उसको दरबानियों ने क्या किया, उसको जहांगीर की मृत्यु के बाद उसको राजा बना दिया। ठीक है, तो कुछ समय के लिए वहाँ पे दरबारियों ने अपना हित साधने की कोशिश किया, और इसको जो है बलि के बकरे के रूप में भी जाना जाता है दाबर बख्श को। तो इसको राजा बना दिया गया। और ये बात जो इसके शाहजहाँ के ससुर जी थे, अर्जुमंद बानो बेगम के पिताजी, कौन थे, अर्जुमंद बानो बेगम के जो पिताजी थे, इनको रास नहीं आया ये बात कि मेरा दामाद तो है ही नहीं यहाँ पर शाहजहाँ। तो इन्होंने जो है एक लेटर के माध्यम से आसफ खान ने एक लेटर भिजवाया, एक पत्र भिजवाया, पत्र भिजवाया शाहजहाँ के पास कि यहाँ पर दाबर बख्श को राजा बना दिया गया है। तो जब ये पत्र उसको मिलता है शाहजहाँ को, तो उसने भी पत्र एक भिजवा कर कहा कि आप ऐसा कीजिए कि जो भी इसके दावेदार हैं उन सबकी हत्या करवा दीजिए, उन सबको मरवा दीजिए। ठीक है, आसफ खान के पास। तो उसके बाद उसके आते आते वो 4-5 महीने बाद आता है। और इसी बीच में जो था शहरयार, जहांगीर का एक पुत्र था शहरयार, उसने जो है लाहौर का शासक, अपने आप को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था शहरयार ने। ठीक है, और दिल्ली और आगरा का, तो इसको दाबर बख्श को बना दिया दरबारियों ने। तो जब क्या हुआ, जब उसने भिजवाया, शाहजहाँ ने कहा कि जो भी दावेदारी ठोकते हों, जो भी दावेदारी राजा बनने के लिए करते हों, सबकी हत्या करवा दी जाए। तो आसफ खान ने सभी की हत्या करवा दी। उसके बाद उसके आते आते पूरा सुपड़ा सब साफ हो गया, पूरा रास्ता साफ हो गया था, उसके राजा बनने में कोई कठिनाई नहीं थी। तो शाहजहाँ फिर बिना युद्ध किए ही, उसको युद्ध करना ही नहीं पड़ा, उसके ससुर ने उसका रास्ता साफ कर दिया और वो राजा बन गया। ठीक है, ऐसे ही वह शहंशाह बन गए शाहजहाँ। ठीक, तो 4 महीने के लिए कौन शासक किया था, दाबर बख्श, जो कि खुसरो का बड़ा बेटा था। इसे बलि के बकरे के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, दिल्ली और आगरा का शासक, और लाहौर में शहरयार ने अपने आप को शासक घोषित कर दिया था। किंतु आसफ खां द्वारा सभी का सुपड़ा साफ कर दिया गया। और जब वापसी आता है ना ये शाहजहाँ, तो शाहजहाँ अपना वजीर आसफ खां को नियुक्त करता है। आसफ खां जो कि इसके ससुर थे, उसको अपना वजीर नियुक्त करता है। उसके बाद जो है 24 फरवरी 1628 को शाहजहाँ का राज्याभिषेक होता है। यहाँ भी हमने देखा था 24 फरवरी 1628 को शाहजहाँ का राज्याभिषेक होता है, और राज्याभिषेक के समय ये उपाधि धारण करता है ये। ठीक है, आगे इसका प्रारंभिक विद्रोह, मतलब शासक बनने के बाद इसका प्रारंभिक विद्रोह, सबसे पहला विद्रोह हुआ था बुंदेलखंड से। बुंदेलखंड के राजा जहांगीर के समय दूसरे थे, जो कि अबुल फजल को मरवाने में जहांगीर की मदद किए थे। ठीक है, तो उसको हम जहांगीर वाले में पढ़े थे, आगे देख लेते हैं। उसके बाद इसके समय में आते आते यहाँ के जो शासक थे वो बदल गए थे। जुझार सिंह, कहीं जुझार सिंह, कहीं जुझार सिंह भी दिया होता है, ये थे। तो जुझार सिंह से इसका कुछ अच्छे संबंध नहीं रहते हैं शाहजहाँ के। तो बुंदेलखंड के शासक जुझार सिंह से युद्ध करता है, और उसके बाद में इसे संधि कर लेता है। आगे देख लेते हैं। 1632 में पुर्तगाली की उद्दंडता, हुगली पर अधिकार, ये क्या है,
आप लोग को पता होगा कि समय समय पर सबसे पहले भारत पर शासन करने के लिए, यहीं से मॉडर्न हिस्ट्री समझ लिए, थोड़ी थोड़ी शुरुआत हो रही है, कहाँ से कैसे कौन आता है। सबसे पहले भारत पर कौन से विदेशी आए थे व्यापार करने के लिए? तो पुर्तगाली किसके शासनकाल में आए थे? थोड़ा सा हम आपको हिंट दे देते हैं। हमने पढ़ा था लोधी डायनेस्टी, लोधी वंश में तीन लोगों ने शासन किया था। कौन कौन से? बहलोल लोधी और सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। तो जो सिकंदर लोधी था, उसी सिकंदर लोधी के समय सबसे पहले भारत पर पहला पुर्तगाली आता है, ठीक है। वास्को डी गामा आप लोगों ने सुना होगा, पहला पुर्तगाली आता है जो कि समुद्री मार्ग की से भारत की खोज करते हैं। ये क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, आगे हम मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्टिंग मॉडर्न में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वही पुर्तगाली जो है व्यापार करते करते अपनी एक फैक्ट्री लगाते हैं, उसको हम आगे पढ़ते जाएंगे तो मज़ा आएगा। तो कुल मिला के पुर्तगाली जो है कहाँ लोधी डायनेस्टी और कहाँ शाहजहाँ का टाइम पीरियड। लोधी डायनेस्टी आप लोगों को नीचे कमेंट करके बताना है कि लोधी वंश का शासनकाल कब से कब तक था, ठीक है। हम देखते हैं कि कौन बता पाता है लोधी वंश का शासनकाल कब से कब तक था। तो पुर्तगाली उस समय आए थे। उसके बाद इनकी उद्दंडता इसके समय इतनी बढ़ गई थी, जब इसको पता चला, इसको ये जानकारी मिली कि पुर्तगाली बहुत ज़्यादा उद्दंडता मचाए हुए हैं, मतलब कि वो क्या कर रहे थे, ज़बरदस्ती अपना धर्म थोप रहे थे और यहाँ की महिलाओं से विवाह मतलब करना चाहते थे। विवाह करके जो है अपने धर्म को और अपने ईसाई धर्म को और बढ़ाना चाहते थे, ठीक है। और क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा लूटपाट मचा के रख लिए थे, बहुत ज़्यादा लूटपाट मचा थे, मतलब एक प्रकार से समझ लीजिए। तो जब इनको ये पता चला शाहजहाँ को 1632 में, तो ये क्या किए, इन सब इस पे जो है अपने सैनिकों को भेजे और प्रतिबंध लगाया और हुगली पर अधिकार कर लिए, ठीक है। हुगली पर अधिकार कर लिए। आगे देखते हैं सिख गुरु हरगोविंद, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आप लोगों को पता होगा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था जहांगीर वाले में कि सिखों के जो 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, उनको जहांगीर ने फांसी पर लटकवा दिया था। क्यों लटकवाया था, कैसे लटकवाया था, सब कुछ पढ़ाए हैं, देख लीजिएगा। तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी लटकवा दिए थे। तब से मुगलों और सिखों के बीच में जो संबंध थे वे ठीक नहीं चल रहा था। छुटपुट में थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ बीच बीच में चल रही थी, ठीक है, तो छोटी छोटी। तो होता क्या है, कहानी है छोटी छोटी, देख लेते हैं। एक बार शाहजहाँ जो है शिकार खेलने के लिए निकलता है, तो शाहजहाँ ने एक बाज, शाहजहाँ का जो बाज था वो उड़कर सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद के पास चला जाता है। तो जब ये शाहजहाँ उसको मांगने जाता है तो वो देने से मना कर देते हैं। तो इसके बीच में थोड़ा सा वाद विवाद हुआ, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा। उसके बाद एक और कहावत है, एक और कथा है कि एक बार डाकुओं ने मुगलों के 2 घोड़े को चुरा लिए थे और चुरा कर लाकर दक्षिणा के रूप में तो सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद जी को दे दिए थे। तो वो घोड़े को स्वीकार कर लिए थे गुरु दक्षिणा के रूप में। उसके बाद जब मुगलों द्वारा उसको मांगा गया तो उन्होंने देने से साफ मना कर दिया, ठीक है। तो ये कब तक चलता रहा, जब तक गुरु हरगोविंद की मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक ये वाद विवाद देखने को मिलता है, चलता रहता है, ठीक है। तो ये तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। पुर्तगाली की उद्दंडता, इसको ख़त्म किया था, और बुंदेलखंड की विजय, और ये सिखों से वाद विवाद, सिखों के गुरुओं के साथ क्या कह सकते हैं, युद्ध संघर्ष ऐसे कह सकते हैं। आगे देख लेते हैं शाहजहाँ का दक्षिण अभियान। शाहजहाँ का दक्षिण अभियान अहमदनगर 1629 से 1636 तक चला, और अहमदनगर को ये क्या कर लेते हैं, जीत लेते हैं, विजय कर लेते हैं। ये अहमदनगर वही वाला जहाँ पर ये शाहजहाँ जब ये शहजादे थे तो उस समय भी इस पर विजय प्राप्त की थी, वही अहमदनगर। उसके बाद गोलकुंडा 1636 मुगलों से संधि, ठीक है। और बीजापुर ये भी 1636, ये दोनों दक्षिण के हैं। गोलकुंडा बीजापुर, हम लोगों ने जब बहमनी साम्राज्य पढ़ा था तो उसमें भी इसकी चर्चा हुई थी कि कौन शासक था, कैसे क्या, सब कुछ देख लीजिएगा आप लोग। तो गोलकुंडा और बीजापुर, लेकिन यहाँ पे पूर्ण रूप से अधिकार नहीं कर पाए शाहजहाँ। क्यों? क्योंकि 1631 में जो है इनकी जो वाइफ थी, इनकी मृत्यु हो जाती है। 14वें बच्चे को जन्म देते समय प्रसव पीड़ा में 1631 में अर्जुबंद बानो बेगम की मृत्यु हो गई। इसी के शोक में शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण करवाया था, ठीक है। अपनी पत्नी, अपनी बेगम अर्जुबंद बानो बेगम की मृत्यु के शोक में ही शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। 1631 में 1612 में इनकी शादी होती है और कुल 14 बच्चे होते हैं। 1631 में इनकी वाइफ की मृत्यु हो जाती है प्रसव पीड़ा के दौरान, ठीक है। तो जो 1632 में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो 1632 के बाद
लगभग 1631 में अर्जुबंद बानो बेगम की मृत्यु हो जाती है। तो इसी शोक में 1632 में ताजमहल निर्माण जो है शुरू करवाता है, जो कि लगभग 1653 ईस्वी तक चलता है, कंप्लीट होता है 1653 ईस्वी में जाके। लगभग 21-22 साल तक जो है इसका निर्माण कार्य चलता रहता है ताजमहल का, याद रखिएगा। उसके बाद जो है देखिए 1631 में मृत्यु होता है, तो 1636 ये दिल्ली आगरा उत्तर भारत में है, और ये गोलकुंडा बीजापुर दक्षिण भारत में है। तो ये दक्षिण अभियान में यहाँ पर सफल क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि जब यहाँ पे जाता है ना युद्ध करने या अभियान चलाने, तो इसका मन नहीं लगता है, इसका मन बार बार ये उत्तर भारत में लौट के चले जाते हैं, शाहजहाँ बार बार उत्तर भारत में लौट के चले जाते हैं। ठीक है, जो इनकी बेगम की मृत्यु हुई थी तो उसी शोक से ये बाहर नहीं निकले थे, इस वजह से यहाँ पर पूर्ण विजय नहीं कर पाते हैं। आगे देख लेते हैं। शासन के समय शाहजहाँ अपने पुत्रों को अलग अलग जगह का सूबेदार बनाया था, और औरंगजेब को दक्षिण भारत का सूबेदार बनाया गया था। ठीक है, शासन के समय जो है जो शाहजहाँ थे, इनके 4 पुत्र थे। सबसे बड़े दारा शिकोह, औरंगजेब, ये हमने लिखा है यहाँ पे, दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श और शाह शुजा। तो इन चारों पुत्रों को अलग अलग जगह का सूबेदार बनाया था। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं, शाह शुजा को बंगाल क्षेत्र का सूबेदार बनाया था, और मुराद बख्श को गुजरात का सूबेदार बनाए थे। ठीक है, औरंगजेब यहाँ दक्कन के क्षेत्र में सूबेदार बनाए गए थे। ठीक है, और दारा शिकोह यहाँ के सूबेदार बने थे। ठीक है, तो ये अब चारों क्षेत्र में अलग अलग जगहों पे अपने चारों पुत्रों को सूबेदार बनाया था। आगे देख लेते हैं। कांधार अभियान 1622 में फारस के द्वारा जहांगीर के समय ही इस क्षेत्र को मतलब जीत लिया, लेकिन शाहजहाँ शासक बनते ही कंधार को अपने अधीन और शाहजहाँ की सीमा तक, मतलब कि शाहजहाँ की सीमा कांधार तक फैल जाती है। ठीक है, वो आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ देख लेते हैं। शाहजहाँ के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा के किले में मोती मस्जिद, दीवाने आम और दीवाने खास, इन सभी का निर्माण शाहजहाँ ने अपने समय काल में करवाया था। इसीलिए समझ लीजिए शाहजहाँ के समय को क्या कहा जाता है, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहाँ के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, जबकि शाहजहाँ के समय को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि दिल्ली का लाल किला शाहजहाँ ने बनवाया था, जबकि आगरा का लाल किला किसने बनवाया है। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। एक क्वेश्चन और बताना है आपको कि आगरा के किले में मोती मस्जिद शाहजहाँ ने बनवाया है, जबकि दिल्ली में मोती मस्जिद किसने बनवाया है। ठीक है, ये 2 चीज़ आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताना है। आगे देख लेते हैं। अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में ताजमहल बनवाया था। उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की और निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि ताजमहल निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। ठीक है, ताजमहल में पूर्णतः सफ़ेद मरमर का उपयोग किया गया है, जो राजस्थान के मकराना से लाया गया था। ताजमहल में पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर का उपयोग किया गया है, जो राजस्थान के मकराना से लाया गया था। ठीक है, तख्त-ए-ताऊस मयूर सिंहासन का निर्माण भी इसी ने करवाया था। शाहजहाँ ने अपने समय में मयूर सिंहासन का नाम मयूर सिंहासन बनवाया था, जो जिसे तख्त-ए-ताऊस भी कहा जाता है। ठीक है, 17वीं सदी की शुरुआत में शाहजहाँ ने बनवाया था मयूर सिंहासन। इसे दिल्ली के लाल किले में दीवान-ए-खास में रखा गया था। ठीक है, जिसे 1739 में नादिर शाह भारत पर हमला कर यह सिंहासन भी लूट ले जाता है। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है यह सिंहासन, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कोहिनूर हीरा। ठीक है, कोहिनूर हीरा थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, एक थे वजीर थे मीर जुमला, इन्हें मोहम्मद सईद भी कहा जाता है। इसने कोहिनूर हीरा उपहार में दिया था शाहजहाँ को, और शाहजहाँ ने मयूर सिंहासन में इसे जड़वाया था। ठीक है, जो वजीर था मीर जुमला, इसी को मोहम्मद सईद भी कहा जाता है। इसी ने कोहिनूर हीरा उपहार दिया था। ये दक्षिण भारत का था, दक्षिण भारत के साम्राज्य का था। ठीक है, वजीर मीर जुमला, इसने शाहजहाँ को गिफ्ट या उपहार में दिया था कोहिनूर हीरा। तो कोहिनूर हीरा जो शाहजहाँ ने मयूर सिंहासन में अपने जड़वाया था, जिसे अभी हम बाद में आगे पढ़ेंगे कि नादिर शाह लूट कर लेकर भारत से चला जाता है 1739 ईस्वी में, पूरा सिंहासन ही उठा ले जाता है।
दरबार में मुख्य चित्रकार, शाहजहां के दरबार में मुख्य चित्रकार मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम थे। शाहजहां ने सिजदा और पैबोस प्रथा को बंद करवा दिया था। ठीक है, सिजदा और पैबोस प्रथा को बंद करवा दिया था। वही सिजदा और पैबोस जिसे बलबन ने, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि सिजदा और पैबोस प्रथा किसने सबसे पहले स्टार्ट कराया था। ठीक है, हम आपको बता देते हैं क्या है। सिजदा मतलब ऐसे सर झुकाकर प्रणाम करना, पैबोस मतलब राजा के, शहंशाह के पैरों को चूमना। ठीक है, ये है सिजदा और पैबोस की प्रथा, जिसको शाहजहां ने बंद करवा दिया था। और तीर्थ यात्रा कर पुनः लागू करा दिए। तीर्थ यात्रा कर, जब अकबर के समय में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया गया था ना, हिंदुओं पर जो तीर्थ यात्रा कर ज़्यादा लगता था, तो उसको जो है अकबर के समय समाप्त कर दिया गया था। जब अकबर ने अपनी पत्नी हरकाबाई या जोधाबाई से विवाह किया था, तो उस समय उसने समाप्त कर दिया। लेकिन यहाँ पर शाहजहां ने तीर्थ यात्रा कर फिर से लागू किए। और एक थे कविंद्राचार्य, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कविंद्राचार्य ने बनारस और प्रयागराज, मतलब इलाहाबाद तक था, बनारस और प्रयागराज पर लगने वाली तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करने का आग्रह किया, और ये शाहजहां मान भी गया। ठीक है, तो बनारस और इलाहाबाद पर तीर्थ यात्रा कर नहीं लगता था। इस किसके आग्रह पर? कविंद्राचार्य की आज्ञा पर। कविंद्राचार्य, आगे देख लेते हैं। शाहजहां ने सिजदा और पैबोस प्रथा को बंद करवा दिया था और तीर्थ यात्रा कर फिर से लागू कर दिए थे। 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली थी शाहजहां ने। ठीक है, उत्तराधिकार का युद्ध, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। 1658 से 1659 उत्तराधिकार के संघर्ष के रूप में बहादुरपुर का युद्ध। 24 फरवरी 1658 ईस्वी में दारा शिकोह ने शाह शुजा को हराकर वापस बंगाल भेज दिया। मतलब बहादुरपुर का एक युद्ध होता है, बहादुरपुर का युद्ध ये होता है। ये बहादुरपुर का युद्ध किसके किसके बीच में? दारा शिकोह, जो कि सबसे बड़ा पुत्र था शाहजहां का, और शाह शुजा के बीच में, जो कि शाह शुजा सबसे छोटा पुत्र था। सबसे बड़े और सबसे छोटे पुत्र के बीच में बहादुरपुर का युद्ध होता है, दारा शिकोह और शाह शुजा के बीच में। और हमने आपको अभी बताया कि शाहजहां अपने शासनकाल में अपने चारों पुत्रों को चारों जगह, अलग अलग जगह का सूबेदार नियुक्त किया था। तो जो शाह शुजा था वो बंगाल का सूबेदार था, बंगाल क्षेत्र का। जब वो युद्ध करने आता है तो दारा शिकोह उसे पराजित करके बहादुरपुर के युद्ध में अपने छोटे भाई शाह शुजा को पराजित करके वो फिर से उनको बंगाल भेज देता है। ठीक है, वापस भेज दिया। आगे धर्मट का युद्ध। धर्मट का युद्ध 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में होता है। धर्मट का युद्ध दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच होता है। और मुराद बख्श की जो सेना थी वो औरंगजेब की इसमें साथ देती है। धर्मट के युद्ध में सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह और उसके बाद औरंगजेब, इन दोनों के बीच में होता है उत्तराधिकार को लेकर, जिसमें जो इसका तीसरा बेटा था मुराद बख्श, उसने औरंगजेब का साथ दिया मुराद बख्श की सेना ने, जिससे दारा शिकोह हार जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ के युद्ध में भी वही होता है। सामूगढ़ के युद्ध में भी दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच होता है, जिसमें औरंगजेब के साथ फिर से मुराद बख्श की सेना ने साथ दिया, मुराद बख्श ने साथ दिया, और फिर से यहाँ पर दारा शिकोह को डिफीट होना पड़ा। दारा शिकोह हार जाता है, जिससे यह एकदम कंफर्म हो जाता है, तय हो जाता है कि अगला शासक औरंगजेब ही बनेगा। ठीक है, तो शाहजहां के बाद अगला शासक बनता है औरंगजेब। आगे देख लेते हैं देवराई का युद्ध 1659 ईस्वी में। दारा शिकोह की पराजय इसमें भी हो जाती है। आगे देख लेते हैं औरंगजेब शासक बनने के बाद अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद करवा देता है और वहाँ की खिड़कियों से जीवन भर, मतलब जब तक जीते हैं शाहजहां जीवन भर ताजमहल को निहारता रहा। 22 जनवरी 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। लेनपुल नामक एक इतिहासकार थे। लेनपुल नामक इतिहासकार ने दारा शिकोह को लघु अकबर की संज्ञा दी थी। यही लेनपुल इतिहासकार जिन्होंने शाहजहां के पिता जहांगीर, जहांगीर के पिता अकबर, अकबर के पिता हुमायूं, हुमायूं के विषय में इन्हीं लेनपुल इतिहासकार ने कहा था कि वह जीवन भर लुढ़कते रहा और लुढ़कते अंत में लुढ़कते ही उसकी मृत्यु भी हो गई। वही लेनपुल इतिहासकार यहाँ भी कहते हैं कि दारा शिकोह को लघु अकबर की संज्ञा दी है। आगे शाहजहां ने दारा शिकोह के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसे शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। इसके पिता ने दारा शिकोह के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल
की उपाधि दी थी। चलिए आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, बीच बीच में से पुटअप कर लेते हैं। शाहजहाँ के बाद हम अगला पढ़ेंगे औरंगजेब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।